दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई स्कैम वेब सीरीज के बाकी के एपिसोड्स को, जो कि एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने पूरे भारत का सबसे बड़ा स्कैम किया था। इसके पहले की कहानी देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जब अब्दुल करीम तेलगी ने अपना काफी सारा पैसा बार में उड़ा दिया था और ये खबर अब सबको पता चलने के बाद हर कोई उसे फोन करके कह रहा था कि मुझे ज्यादा कमीशन चाहिए। इसलिए अब्दुल इन सबसे परेशान हो चुका था कि अब वो इतना सारा पैसा सबको खिलाएगा तो उसके पास क्या ही बचेगा। इसके बाद हमें 2001 का कर्नाटका का सीन दिखाते हैं जब एक खूंखार डाकू ने सुपरस्टार जीवराम को किडनैप कर लिया था। तब पूरे शहर में दंगे होने लगे थे और लोग सरकार से उन्हें छुड़ाने की डिमांड कर रहे थे। इसके बाद हमें उस स्टेट की सरकार को दिखाते हैं जहां वो कह रहे थे कि वो डाकू 15 करोड़ रुपए मांग रहा है जीवराम को छोड़ने के लिए। और दोस्तों उस टाइम पर 15 करोड़ रुपए आज के टाइम के अनुसार बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। तब वहां डीजीपी कहती है कि अगर हम उन लोगों को मार देते हैं तब भी जीवराम की जान को खतरा है और वो सब सोचते हैं कि इतने पैसों का इंतजाम अब कहां से होगा। इसके बाद यह मुंबई में अब्दुल को जेके कह रहा होता है कि हम चूहे बनकर नहीं रह सकते, अब तुझे शेर बनना पड़ेगा और इन सबको शुरू से पैसा खिलाना होगा, तब ये लोग चुप बैठेंगे। और अब्दुल गुस्से में कहता है कि अब मैं इन सब का इंतजाम भी कुछ ऐसा करूंगा कि ये साले मेरे नीचे दबके रहेंगे। फिर अब्दुल बराड़े को फोन लगाता है और कहता है कि अब आप भी बता दीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो बराड़े कहता है कि 3 लाख। तो अब्दुल कहता है कि अच्छा हर महीने, लेकिन बराड़े कहता है नहीं, हर हफ्ते में 3 लाख। और हम देखते हैं कि अब्दुल इन सब की कॉल रिकॉर्ड कर रहा था और वो ऐसे करके जितने भी लोग उससे मिले हुए थे सबकी कॉल रिकॉर्ड कर लेता है, जिसमें उससे कोई हफ्ते का 10 लाख रुपए मांगता है तो कोई नेता 25 लाख रुपए। और अब्दुल कहता है कि अब मैं इन सबको बताऊंगा जो मुझे लूट रहे थे। और वो जाकर सारी रिकॉर्डिंग अपने बैंक के लॉकर में सेफ रख देता है। फिर वो जेके को कहता है कि अगर ये लकड़बग्गे आगे से हमें नोचेंगे तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब्दुल पर कर्नाटका के शेख का फोन आता है और वो कहता है कि तू जल्दी से यहाँ आ जा, तेरे लिए अच्छा ऑफर है। और अब्दुल भी उसके पास पहुंच जाता है। अब रात के समय शेख अब्दुल को पूरी बात बताता है कि हमें 15 करोड़ रुपए की जरूरत है और इतना पैसा सरकार पे तो नहीं है। इस समय ये पैसा या तो आरबीआई के पास हो सकता है या फिर अब्दुल करीम तेलगी पर। यह सुनकर अब्दुल हंसते हुए कहता है कि अरे मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। पर शेख कहता है कि मैं तुम्हारे बाहर के पैसे उड़ाने की खबर जानता हूँ, इसलिए मुझे उल्लू तो मत ही बनाओ। फिर अब्दुल पूछता है कि चलो पैसा देता हूँ, लेकिन बदले में क्या मिलेगा। तब शेख कहता है कि मेरी पावर, क्योंकि जब मैं सरकार को इतना पैसा दूंगा तो मेरी पावर भी बढ़ जाएगी। पर अब्दुल उससे कर्नाटका की एक मिनिस्ट्री अपने भाई के लिए मांगता है क्योंकि उसे अब सरकार में घुसना था और शेख इसके लिए मना कर देता है। तब अब्दुल चुपचाप वहां से अपने भाई के साथ चला जाता है। इसके बाद शेख गवर्नर के पीए को फोन करता है और कहता है कि सर वो अब्दुल नहीं मान रहा। और पीए कहता है कि फिर तो तुम अपनी मिनिस्ट्री भी भूल जाओ। पर शेख कहता है कि मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। इधर दोनों भाई कार में जा रहे थे। तब सलीम कहता है कि तो आराम से बात किया कर, पर अब्दुल सलीम पर ही भड़क जाता है। फिर वो कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। इसके बाद अब्दुल अपनी बीवी नफीसा के पास आता है ताकि वो उससे माफी मांग सके, पर नफीसा तो सो रही थी। और अगली सुबह जब अब्दुल उठता है तो वहाँ नफीसा नहीं होती और हम देखते हैं कि वो तो अपने अब्बू के घर आ गई थी। और जब अब्दुल उसे फोन करता है तो वो उससे कहती है कि अब से हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म। इधर वो बीए अब अब्दुल को हाँ करवाने के लिए उसे फंसाने का प्लान बनाता है और वो डीसीपी अरविंद को उसकी फाइल देकर कहता है कि इस मिशन को तुम संभालो। जिसके बाद अरविंद सीधा एक काम एक ईमानदार पुलिस वाले रजनीकांत को सौंप देता है कि हाल ही में कई सारे स्टैम्प पेपर कोई चोरी कर ला रहा है, तुम जाओ उसे पकड़ो। अब यहाँ अब्दुल जब घर में अकेला था तो सुलेमान की माँ उससे मिलने आती है और कहती है कि आपकी सुलेमान से बात हो रही है क्या, क्योंकि वो तो 7 महीने से गल्फ में है जहाँ से वो पैसे तो भेजता है लेकिन उससे बात नहीं होती। और हमें पता चलता है कि सुलेमान तो वही था जिसे अब्दुल ने गद्दारी के जुर्म में मार दिया था और अब अब्दुल ही उसकी माँ को पैसे भिजवाता था। इसके बाद जब अब्दुल सुलेमान की माँ को बाहर छोड़ने आता है तभी वहाँ उसे एक अटैक आता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ कर्नाटका में पुलिस ने अब छापामारी में पूरा एक स्टैम्प पेपर का ट्रक पकड़ा था जिसकी न्यूज हर तरफ फैल गई थी। और न्यूज ये थी कि 90 लाख के अवैध स्टैम्प पेपर पकड़े गए हैं। जिसके बाद संसद में भी ये मुद्दा अपोजिशन वाले उठाते हैं कि रूलिंग पार्टी कुछ कर ही नहीं पा रही है। इधर जब अब्दुल को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था और उसके पास नफीसा और उसकी बेटी बैठी थी। तभी अब्दुल का फोन बजता है और नफीसा उसका फोन देकर वहां से चली जाती है। तब अब्दुल को सलीम से पता चलता है कि उनका माल बेंगलोर में पकड़ा गया है और वो हॉस्पिटल से चुपचाप निकल लेता है। फिर वो कर्नाटका जाकर वहाँ के पीएम से मिलता है। वहीं पर शेख भी मौजूद था
तब वहाँ अब्दुल कहता है कि उस एसीपी को रोको कि वो मेरे माल और मेरे आदमी को ना पकड़े, और फिर वो कहता है कि जो आपको चाहिए वो मैं ले आया हूँ। फिर वो 15 करोड़ रुपए पीए को दे देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि मेरे भाई को सरकार में कोई मिनिस्ट्री चाहिए, और पीए इसके लिए भी मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग पैसे देकर सुपरस्टार जीवराम को छुड़ा लेते हैं। इधर ये काम करने के बाद अब्दुल वापस उसी हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर से पूछता है कि मुझे क्या हुआ था, और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें एचआईवी हो रखा है। अब्दुल कहता है यानी एड्स, और ये सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। जिसके बाद वो सीधा बार में नाचने वाली लड़की के पास जाता है और उसे खूब सुनाता है कि तेरी वजह से मुझे एचआईवी हो गया। पर वो कहती है कि मेरा तो हर बार चेकअप होता है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो उल्टा अब्दुल की बेइज्जती करती है कि तू कितनों के साथ सोता होगा, और अब तेरे से ये बीमारी मुझे भी हो गई होगी। जिसके बाद अब्दुल सीधा जेके से जाकर मिलता है और जेके कहता है कि तू भाभी का भी चेकअप करा ले, कहीं तूने ये बीमारी उन्हें तो नहीं दे दी। पर अब्दुल कहता है कि हमारे बीच कई सालों से कुछ भी नहीं हुआ तो वो सेफ है। लेकिन अब्दुल को अब अपनी जान की चिंता सता रही थी। इसके बाद अब्दुल सीधा नफीसा के पास आता है, पर नफीसा तो उसके बार में जाने और इलीगल धंधा करने के लिए उससे काफी ज्यादा नाराज थी। पर अब्दुल जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उसे मना ही लेता है और फिर पूरा परिवार मस्जिद जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो एसीपी रजनीकांत ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को बता रहा था कि मैंने जब स्टैम्प पेपर के फ्रॉड के बारे में जब जांच करी तो मुझे ये 23 नाम मिले, जिसमें सबसे आखिरी नाम अब्दुल करीम का ही होता है। फिर वो कहता है कि मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही उन्होंने मुझे केस से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद वो ओपोजिशन लीडर प्रेस के सामने अनाउंस कर देता है कि स्टैम्प पेपर फ्रॉड में रजनीकांत ने ये 23 नाम निकाले थे। अगर ये लोग जल्दी से नहीं पकड़े गए तो मैं अपने आप को यही कैमरे के सामने आग लगा दूंगा, और वो खुद पर घासलेट डालने लगता है। इसके बाद पुलिस की हेड अरविंद और दूसरे पुलिस वालों को डांट रही होती है कि इन 23 नाम में से तुमने एक को भी नहीं पकड़ा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम सबसे पहले इस अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ो। अब ये बात वो दोनों पुलिस वाले पीए को बता रहे थे कि अब्दुल से डील होने के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे। पर पीए कहता है कि पॉलिटिक्स में तो ये डील होती ही टूटने के लिए है। फिर जब अब्दुल यहाँ मस्जिद में दरगाह पर बैठा था तभी उसे वो पुलिस वाले पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं, और फिर उससे पीए मिलता है। तब अब्दुल उसे खूब सुनाता है कितना पैसा खाने के बाद भी तू मेरे पीछे पड़ा है। पर पीए कहता है कि पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है और अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसा कर तो 90 दिनों के लिए जेल में रहे, उसके बाद ये मामला दब जाएगा और तुझे बेल पर मैं निकाल लूंगा। इसके बाद पीए कहता है कि हम तुझे जेल में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में जनवरी 2002 का सीन दिखाते हैं, जहाँ बेंगलोर की जेल में जेके अब्दुल से मिलने आता है और वो बताता है कि सब इस धंधे से अपने हाथ दूर खींच रहे हैं और उन्हें बस अपने हिस्से का पैसा चाहिए। तब जेके कहता है कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए इस धंधे को बंद कर दें। पर अब्दुल कहता है कि तुम पागल हो क्या, जब तक मैं इस जेल में हूँ तुम इस धंधे को और भी ज्यादा बढ़ा लो, क्योंकि आगे जितना ज्यादा पैसा खिलाओगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पर सलीम कहता है कि वो 15 करोड़ खिलाने का क्या फायदा हुआ। यह सुनकर अब्दुल कहता है कि ये सब उस शेख ने करवाया है, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, अब तो वो इस सरकार से जाएगा। इसके बाद अब्दुल वॉइस ओवर के जरिए बताता है कि उस शेख ने मेरा काम बिगाड़ा था और सोचा बच जाएगा, पर अब मैं उसका नाम बिगाड़ूंगा। और फिर अखबार में खबर आती है कि स्टैम्प पेपर फ्रॉड में शेख भी शामिल है। इसके बाद वहाँ का ऑपोजिशन लीडर इसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर पूरी पार्टी पर यह आरोप लगा देता है और यहाँ पार्टी के अध्यक्ष इस आरोप को खारिज करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ही बैठा देते हैं। और ये न्यूज अब्दुल और उसका वकील भी आराम से बैठकर सुन रहे थे। तब वकील बताता है कि अब शेख के आदमी बार बार सलीम को धमका रहे हैं, पर अब्दुल कहता है कि कोई बात नहीं, मिनिस्ट्री गई है तो कुछ दिन तो जलेगा ही। फिर वकील कहता है कि इन्वेस्टिगेशन बैठी तो हमारा नाम भी आएगा, पर अब्दुल कहता है कि नहीं, क्योंकि अभी सरकार फंसी पड़ी है, इसलिए वो मेरा नाम तो किसी भी हालत में नहीं आने देंगी। और फिर वो कहता है कि चाहे मुंबई की पुलिस हो या यहाँ की, हर कोई मेरी जेब में है। उसके बाद हम बेंगलोर पुलिस एकेडमी में देखते हैं, जहां इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप उन लोगों को पुराने स्कैम के बारे में बता रहा था कि स्कैम करने वाले लोग सोचते कैसे हैं और कैसे लोगों का फायदा उठाते हैं। तभी उसे वहां डीजीपी मैम बुलाती है। फिर कार में डीजीपी मैम सूर्य को बताती है कि ये स्टैम्प पेपर फ्रॉड उलझता ही जा रहा है और अन्ना की पार्टी बार बार आरोप भी लगा रही है, इसलिए प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तब सूर्य कहता है कि आप ये बताओ कि मुझे सच में इन्वेस्टिगेशन करनी है या फिर कोई ढोंग करना है। लेकिन डीजीपी कहती है कि बस तुम उस शेख से दूर रहना, वरना सरकार फिर से अड़ंगे डालेगी, बाकी तुम पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। और वो ये भी बताती है कि अब्दुल करीम की 3 महीने की सजा इस एक हफ्ते में खत्म होने वाली है, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें जो भी सही लगे वो करो। फिर ये दोनों सीधा राजभवन के मिनिस्टर से मिलते हैं और डीजीपी उन्हें सबसे ब्रिलियंट ऑफिसर्स की टीम से मिलाती है। वो मिनिस्टर देखते ही कहते हैं कि बस इतनी छोटी टीम। तब सूर्य प्रताप कहता है कि जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा एक्शन होगा, और फिर उन लोगों को इस इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया जाता है। इसके बाद हम हाई कोर्ट का सीन देखते हैं,
जहां वकील अब्दुल करीम तिलगी को इंटरोगेट करने के लिए परमिशन मांगते हैं, पर जज कहता है कि पहले चार्जशीट दे दो, उसी के आधार पर परमिशन दूंगा। तभी वहाँ बैठी इंस्पेक्टर खड़ी होती है और कहती है कि सर, हमारे पास चार्जशीट बनाने का समय नहीं है। वो अब्दुल इस हफ्ते जेल से बाहर निकल आएगा, इसलिए चार्जशीट फाइल करने के लिए हमें उससे मिलना पड़ेगा, और मिलने तो हमें दिया ही नहीं जा रहा। तब जज कहता है कि तुम एप्लीकेशन डाल दो, मैं देखता हूँ। इसके बाद ऑफिस में सूर्य प्रताप कहता है कि हम अब्दुल करीम को ऐसे तो नहीं जाने देंगे, और फिर वो सीधा इंस्पेक्टर रजनीकांत से जाकर मिलता है और वो उससे सब कुछ पूछता है कि ये 23 नाम तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ से मिले। तब वो बताता है कि 23 नहीं 22, क्योंकि अब्दुल करीम का नाम तो डीसीपी ने खुद ही टिप में दिया था, और वो बताता है कि अब्दुल की आइडेंटिटी ड्राइवर ने कंफर्म की थी। तब सूर्य कहता है कि यानी तिलगी का नाम इसमें जानबूझकर डाला गया है। इसके बाद अब सूर्य प्रताप से अब्दुल का वकील मिलने आता है और उसे अब्दुल के लाइसेंस के बारे में बताता है और कहता है कि जिसके पास पहले से ही लाइसेंस हो वो ऐसा फ्रॉड कैसे कर सकता है। पर सूर्य वकील को ही पकड़कर पूछने लगता है कि अब्दुल से तो मिलना नहीं हो पा रहा, अब आप आए हैं तो आप ही बता दीजिए कि ये धंधा शुरू कब हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन इसमें शामिल है, इसके बारे में हमें सब कुछ बता दीजिए। ये सुनकर वकील की सांसें फूलने लगती हैं और फिर सूर्य कहता है कि अब्दुल को कह दियो जाकर कि अब वो बचेगा नहीं। यह सुनकर वकील भी वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद वकील सीधा अब्दुल के पास जाकर बताता है कि ये सूर्य प्रताप बहुत टेढ़ी चीज है, अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लगेगा ना तो वो बहुत बड़ी चार्जशीट फाइल बनाएगा और तुम जेल में ही रह जाओगे। यहाँ सूर्य अब अब्दुल के अलावा उन 22 नामों को भी ढूंढने के लिए टीम लगा देता है, पर पुलिस वालों के हाथ कोई भी आदमी नहीं लगता। यहाँ तक कि वो जिस डिपार्टमेंट में भी पूछताछ करने के लिए जाते हैं उनसे कोई भी नहीं मिलता और न ही कोई सहयोग करता है। ये सब जानकर सूर्य सीधा डीजीपी के पास जाता है और कहता है कि कोई भी डिपार्टमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा है और हर कोई हमें बार बार गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है ताकि हमारे हाथ कुछ न लगे। और वो साथ में ये भी बताता है कि तिलगी के अलावा उस लिस्ट में 22 नाम सारे फेक थे, यानी ये सब कुछ अब्दुल को फंसाने के लिए ही किया गया था और अब तो एविडेंस न होने के कारण अब्दुल भी जेल से निकल जाएगा। तब डीजीपी कहती है कि ये काम इतना आसान होता तो मैं ये काम तुम्हें देते ही क्यों। तब सूर्य कहता है कि अच्छा, आप उस स्टैम्प पेपर की तहकीकात करने की परमिशन दे दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। जिसके बाद वो परमिशन लेकर उन स्टैम्प पेपर को तोलने लगता है और उसके साथ ही कहता है कि 90 लाख का माल था, पर कैलकुलेशन करके सूर्य बताता है कि बस एक जीरो का अंतर आ रहा है। फिर स्टैम्प पेपर की तहकीकात करने के लिए सूर्य अपनी टीम के साथ मुंबई पहुंच जाता है और पहले जाकर उसी बार डांसर से मिलता है जो उससे कहती है कि अब्दुल तो मुझे कुछ भी नहीं बताता था, बस हालचाल पूछकर अपना काम निपटाकर चला जाता था। तो सूर्य पूछता है कि अच्छा वो काम क्या करता था। तब वो बताती है कि शादी के कार्ड छापने का बिजनेस है उसका। और फिर रात को सूर्य उसके कार्ड छापने वाली दुकान पर पहुंच जाता है और फिर दुकान का ताला तोड़ना शुरू करता है और हम देखते हैं कि अंदर तो जे की स्टैम्प पेपर ही छाप रहा था। तब सायरन बजता है और वो मशीनें रोक देता है। अब बाहर सूर्य के पास उस मोहल्ले के लोग इकट्ठे होने लगते हैं, यह कहकर कि पुलिस वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और भीड़ देखकर सूर्य को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद सूर्य गाड़ी में अपने साथी को कहता है कि यहाँ के जरा पास्ट वाले डस्टबिन पर चलना, और वहाँ पर ज्यादा ही सूर्य को फटा हुआ स्टैम्प पेपर दिखता है। जिसके बाद सूर्य थोड़ा और टटोलता है तो उसे डस्टबिन में एक इंक का बॉक्स भी मिलता है और वो चेक करता है तो नया स्टैम्प पेपर और पुराना स्टैम्प पेपर एक जैसा ही लग रहा था और उसे सब कुछ समझ आने लगता है। अब कर्नाटका हाई कोर्ट में तिलगी की रिहाई की तारीख आती है और वकील कहता है कि उनके पास कोई चार्जशीट नहीं है, यानी कि तुम्हें आसानी से बेल मिल जाएगी। जिसके बाद वहां कोर्ट में एकदम से सरकारी वकील नई चार्जशीट जमा कर देता है, जिसे देखकर अब्दुल की तो हालत खराब हो जाती है और उसका वकील भी इसे खारिज करने के लिए कहता है। तभी वहां सूर्य प्रताप खड़ा होता है और कहता है कि सर मैं कुछ कहूँ, और जज उसे परमिशन दे देते हैं। फिर सूर्य बताता है कि इस चार्जशीट में थोड़ा सा फर्क है। पिछली चार्जशीट में जो स्टैम्प पेपर की अमाउंट थी वो 90 लाख थी और अब हमने कैलकुलेट की है तो वो 9 करोड़ की है। और वो कहता है कि सर अगर सरकार से स्टैम्प पेपर चोरी होते तो 9 करोड़ के स्टैम्प पेपर के बारे में सरकार को पता चल ही जाता, पर सरकार को तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ऐसा कैसे। फिर वो 2 स्टैम्प पेपर जज को देता है और कहता है कि बताइए इसमें कौन असली है और नकली, पर जज इसमें अंतर बता ही नहीं पाते। तो सूर्य कहता है कि ये दोनों ही असली है, एक तो सरकार ने छापा है और एक अब्दुल करीम तिलगी ने। यह सुनने के बाद भी अब्दुल कोई रिएक्शन नहीं देता, कहीं उसे कोई पकड़ ना ले। फिर सूर्य बताता है कि एक नोट को छापने में ज्यादा खतरा होता है क्योंकि वो जल्दी से नजरों में आ जाता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली, पर एक स्टैम्प पेपर छापने में कोई खतरा ही नहीं है क्योंकि एक बार उसका काम हुआ तो मोहर लगाकर वो अंदर ही तिजोरी में सालों साल पड़ा रहता है। फिर वो कहता है कि हमने तो बस 9 करोड़ के स्टैम्प पेपर पकड़े हैं, पता नहीं अब तक तो कितने करोड़ों पेपर पूरे भारत में फैले होंगे। और जब वो हिसाब लगाता है तो साल के लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए बनते हैं। तब वो जज से कहता है कि सर ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये पूरा एक स्कैम है। ये सुनकर अब्दुल की सांसें फूलने लग जाती हैं। इसके बाद अब्दुल की बेल खारिज हो जाती है और अब्दुल फोन पर पीए को हड़काने लगता है, कितना पैसा खाने के बाद भी तुम मेरी बेल नहीं करवा पाए। पर पीए उसे समझाता है कि तेरा नाम बड़े स्कैम में आया है,
अब ये इतना आसान नहीं होने वाला। फिर पी अब्दुल को दिलासा देता है कि हम अगली तारीख पर तुझे छुड़ा लेंगे और वो फोन काट देता है। उसके बाद अब्दुल सीधा मुंबई पुलिस को फोन करता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो, चाहे जितना भी पैसा लगे। और डोम्बे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बड़े सर से बात करता हूँ, तब तक तो उनके लिए 2 लाख रुपए भिजवा दे। और हम देखते हैं कि अब्दुल की ये सारी बातें वो इंस्पेक्टर फोन को टैप करके सुन रही थी। जिसके बाद सूर्या सीधा राजभवन जाकर उन्हें बताता है कि अब्दुल का ये स्कैम बहुत बड़ा है और इसमें तो कई मिनिस्टर भी शामिल हैं। तब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ये कांड मुंबई का है तो नाम भी मुंबई का ही आना चाहिए। और वहाँ खड़ा वही पीए कहता है कि आप अब्दुल के केस की फाइल हमें दे दीजिए ताकि हम संसद में सबको ये दिखा पाएं। अब मुंबई की संसद में भी इस स्कैम को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो रखा था कि अब इस पर जांच होनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ की रूलिंग पार्टी बात करती है कि अब्दुल ने सबको पैसा खिलाया है, फिर भी इतना बवाल हो रहा है। ऐसा करो, उसे पुणे की जेल में भिजवा दो, वहाँ मेरा आदमी उसे संभालेगा। फिर हमें पुणे में जगदीश सूरी को दिखाते हैं, जिस पर उसी रूलिंग पार्टी के साथी का फोन आता है और वह कहता है कि अब्दुल के बारे में जानते ही होगे, अब वो तुम्हारे अंडर ही आ रहा है, उसे तुम पकड़ कर रखना, जिसके बाद तुम्हें जहाँ ट्रांसफर चाहिए हम तुम्हें वहाँ भेज देंगे। सूरी भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद अब अब्दुल से मिलने सूरी हलानी नाम के इंस्पेक्टर को भेज देता है, जो उससे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरे पास एक प्लान है। ये सुनने के बाद भी अब्दुल को विश्वास नहीं होता। तब हलानी उसकी बात मुंबई के नेता से बात कराती है और उसका पीए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम मुंबई बुला लेंगे। तब हलानी कहती है कि तुम तो बहुत डिमांड में हो और अब्दुल कहता है कि सबको और भी ज्यादा पैसा खाना है इसलिए। फिर हलानी कहती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हारा माल मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, तभी तुम्हारी कस्टडी हमें मिलेगी। और फिर वो अब्दुल को बताकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब्दुल मुंबई फोन करके पूछता है कि ये हलानी कैसी है, तो वो पुलिस वाला बताता है कि हलानी यहाँ की सबसे हरामी पुलिस वाली है, लेकिन तुझे बेंगलोर से मुंबई वही ला सकती है। फिर जब तू यहाँ आएगा तो हम सब देख लेंगे। जिसके बाद हलानी उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करती है और एक कार में जेके से कहकर स्टैम्प पेपर के साथ 2 आदमियों को पकड़ लेती है। तब मासूरी प्रेस को बताता है कि हमने छापामारी में नकली स्टैम्प पेपर पकड़े हैं, इसलिए अब हम अब्दुल को अपनी कस्टडी में लेने वाले हैं। और ये न्यूज देखकर अब्दुल भी काफी मुस्कुरा रहा था कि अब वो बच जाएगा। इसके बाद अब्दुल पर पुलिस वाला फोन करके बताता है कि तेरी कस्टडी की बात शुरू हो चुकी है। और ये सब सूर्य प्रताप फोन टैप करके सुन रहा था, जहां अब्दुल उस पुलिस वाले को कहता है कि मेरे कर्नाटका से मुंबई आते ही मैं एक बहुत बड़ी छलांग लगाऊंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि हम सब मालामाल हो जाएंगे। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में डीजीपी और सूर्य सीधा वहाँ के नेता के पास जाते हैं और अब्दुल करीम के बारे में बताते हैं कि ये उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो पुलिस वालों से बात कर रहा है कि वो मुंबई आकर क्या क्या करने वाला है। तब सूर्य कहता है कि हम अब्दुल को ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दे सकते और फिर वो नेता उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स अपने पास रख लेता है जांच के लिए। फिर सूर्या डीजीपी मैम को बताता है कि इसका बैकअप है हमारे पास और शायद ये भी लोग मिले हुए हैं। अंदर उस नेता का पीए यही बात कर रहा होता है कि हमें कैसे भी करके तेलगी को यही रोकना होगा, वरना हम सब फंस सकते हैं। जिसके बाद वो नेता संसद में कहता है कि अब्दुल पर यहाँ एसआईटी द्वारा इंक्वायरी चल रही है, इसलिए हम उसे अभी मुंबई नहीं भेज सकते। और ये न्यूज देखकर अब्दुल पीए को फोन लगाता है, पर पीए का फोन लगता नहीं और गुस्से में वो बावला हो जाता है। अब इसके बाद इंक्वायरी दिखाने के लिए अब्दुल से सवाल जवाब करने का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें एक तरफ तो सूर्या अपनी टीम के साथ सवाल पूछता है और दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के दूसरे लोग सवाल पूछते हैं। और उन सारे सवालों के जवाब भी अब्दुल काफी अच्छे से देता है, वो भी बिना डरे। पर धीरे धीरे सवाल बढ़ते जाते हैं और तेलगी परेशान होकर बाथरूम में अपना टाइम बिताने लगता है कि जल्दी से समय खत्म हो और ये लोग जाएं। पर इस इंक्वायरी के आखिरी दिन अब्दुल सूर्य से कहता है कि मैं तो बस इस तालाब की एक छोटी सी मछली हूँ, बड़े बड़े लोग तो आज भी ऊपर राज कर रहे हैं। इसके बाद दोनों स्टेट अब्दुल को अपने स्टेट की जेल में डलवाना चाहते थे ताकि उनका नाम स्कैम में ना आए। और इसी बीच 2004 के इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो जाती है, जिसमें कर्नाटका और मुंबई की पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तब वहाँ मुंबई के नेता कर्नाटका के नेता से कहता है कि हमें अब्दुल तेलगी दे दो, पर कर्नाटका का नेता इसके लिए मना कर देता है। इधर तेलगी अपने वकील कामले से कहता है कि मुझे बाहर निकाल यार, पर कामले कहता है कि ज्यादा भी इसमें कुछ नहीं कर रहा। ये सुनकर अब्दुल सीधा कर्नाटका के एक नेता को काफी सारा पैसा इलेक्शन जीतने के लिए भिजवा देता है और फिर कर्नाटका की जेल से अब्दुल को सीधा पुणे ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी जगह वहाँ के नेता सारा इल्जाम शेख पर डाल देते हैं। अब इसके बाद अब्दुल पुणे की जेल में होता है और रात को जब अब्दुल खाना खा रहा होता है तब वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे खूब मारते हैं, ये कहकर कि यहाँ के नेता का नाम अगर कहीं भी लिया ना तो तुझे यही जेल में मार देंगे। तब गुस्से में अब्दुल सीधा कामले से फोन करके पूछता है यहाँ पुणे में मेरा उससे भी बदतर हाल हो रहा है। तब कामले कहता है कि ये नेता लोगों ने तेरे साथ गेम खेला है
और अब पता भी नहीं तो कब तक बाहर आएगा। ये सुनकर अब्दुल टेंशन के मारे चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है और उसे सपने में मरा हुआ सुलेमान ही नजर आता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे वही पुलिस वाले लात मार मार कर उठाते हैं और फिर दोबारा उसे मारते हैं। तब अब्दुल कहता है कि मुझे एड्स है, अब मुझे दोबारा मारा ना तो तुम दोनों में भी फैला दूंगा, और डर के मारे वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अब्दुल को अब इस जेल से निकलने का नया आइडिया आता है और वो अब सुलेमान की मौत का इल्जाम ही अपने सर पर ले लेता है और कामले के जरिए पुलिस वालों को भी ये बात बता देता है ताकि वो लोग उसे पुणे की जेल से निकालकर सीधा अपनी मुंबई की जेल में ले आए। पुलिस वाले भी पैसे के लालच में यही केस बनाते हैं कि सुलेमान की मौत में अब्दुल का ही हाथ है, जिसके बाद कोर्ट अब्दुल का ट्रांसफर मुंबई जेल में कर देता है और वो हलानी देखती ही रह जाती है। अब मुंबई आकर अब्दुल को काफी आराम मिलता है और कुछ दिन बाद इस केस की तारीख भी आ जाती है, जहां अब्दुल सुलेमान की मां को देखकर कोर्ट में अपने बयान से मुंह कर जाता है कि उसने सुलेमान को नहीं मारा और कोर्ट पुलिस को उसके बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए कह देता है। अब वापस जेल में जाने से पहले अब्दुल अपनी बीवी और बच्ची से मिलता है, जहाँ उसकी बीवी उससे बात ही नहीं करती और अब्दुल वहां से रोते हुए वापस जेल में आ जाता है। उसके बाद संसद में अब अब्दुल का मुद्दा दोबारा अपोजिशन वाले उठाते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर जाधव और मिनिस्टर इस इल्जाम से बचने के लिए एक एसटीआई फोर्स बनाते हैं जो कि अब्दुल के स्कैम पर इंक्वायरी करेगी। पर मिनिस्टर जाधव से साफ साफ कह देता है कि ये एसटीआई बस नाम की होनी चाहिए, इन लोगों को सच में कोई इंक्वायरी नहीं करनी है, ये याद रखना। इसके बाद हमें प्रमोद जय सिंह को दिखाते हैं जो दंगा करने वाले लोगों को रोक रहा होता है, पर उसकी तो कोई भी नहीं सुनता, ये कहकर कि तुम तो एसपीआरएफ वाले हो, तुम्हें अथॉरिटी कहाँ है। और तभी उसे फोन आता है और उसे कंट्रोल रूम बुला लिया जाता है। इधर हम जेल में तेलगी को देखते हैं जिसे पुलिस वाले रात को जेल से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर अब्दुल अपने फ्लैट पर पहुंचकर काफी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां पर उसकी इस स्कैम में शामिल सारे बड़े लोग आते हैं, यहाँ तक कि ऑपोजिशन वाला मंत्री और जाधव भी आते हैं और ये सब वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। तब अब्दुल जेके को कहता है कि बस जेब में पैसा होना चाहिए। ये सारे लोग तो अपनी दुम हिलाते हुए आ जाते हैं और अब मैं फिर से इस मुंबई पर एपिसोड 9 की शुरुआत में अब्दुल पुलिस वालों को अपने साथ लेकर अपने कारखाने आता है और वहाँ हम देखते हैं कि उसके पीछे जेके ने काम नहीं रोका था और काफी ज्यादा पैसा भी बनाया था। इसलिए अब्दुल सबको धन्यवाद करता है और कहता है कि अब हम इन पैसों से सरकार पर भी राज करेंगे और कानून भी हमारी जेब में होगा। और हमें पता चलता है कि अब अब्दुल को लोग करीम लाला नाम से पहचानने लगे हैं। इसके बाद हमें मुंबई की एसटीआई टीम को दिखाते हैं जिसमें सारे बूढ़े लोग बैठे थे और वहाँ उनका हेड बनकर आता है प्रमोद जयचंद। वहाँ वो बूढ़े लोग उसे कहते हैं कि सर ये इंक्वायरी बस टाइम पास के लिए बैठाई गई है, इसलिए तो हमें अपॉइंट किया है, अब आप भी बस आराम करिए, यहाँ कुछ करने लायक नहीं है। यह देखकर जयचंद भी निराश हो जाता है। इसके बाद वो सीधा सूर्य से जाकर मिलता है और वहाँ सूर्य उसे कहता है कि अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो बताओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और सूर्य कहता है कि पहले तुम अपनी घड़ी दिखाओ। फिर जयचंद उसे अपनी घड़ी दिखाता है तो सूर्य कहता है कि अभी तक अब्दुल ने तुम्हें रोलेक्स नहीं दी, जल्द ही वो तुम्हें भी खरीद लेगा। पर जयचंद कहता है कि वो हमारी एसआई टीम पर ध्यान ही नहीं देगा क्योंकि हमारी टीम ही टाइम पास के लिए बनाई गई है। यह सुनकर सूर्य उसे अब्दुल से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है और कहता है अब तुम संभालो। इसके बाद जयचंद अपने ऑफिस आकर ये सारी फाइल साथियों में बांट देता है कि अब इंक्वायरी तो हम ही करेंगे। फिर हम नासिक प्रिंटिंग प्रेस में देखते हैं जहाँ जयचंद की टीम वहाँ के हेड से बात कर रही थी कि आपने तो माल कम छापा था लेकिन बाजार में कहीं से काफी ज्यादा स्टैम्प पेपर आ रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं। तभी प्रेस के हेड के हाथ में जयचंद को रोलेक्स नजर आती है और वो खेल समझ जाता है और वहाँ वो प्रेस का हेड भी काफी बहाने बनाता है। फिर ये लोग पुलिस वाले से भी इस केस पर पूछताछ करते हैं और उसके पास भी जयचंद के सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन जयचंद ऐसे ही करके हर किसी से इंक्वायरी कर रहा था। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ रात को पुलिस वाले अब्दुल को उसके गांव लेकर आते हैं जहाँ उसके आने की खुशी में पटाखे फूट रहे थे और वहाँ अब्दुल अपनी अम्मी से मिलकर काफी खुश होता है। फिर उसकी अम्मी कहती है कि तेरे लिए एक तोहफा है और वो नफीसा और उसकी बच्ची को वहाँ बुला लेती है, जिसे देखकर अब्दुल और भी ज्यादा खुश हो जाता है और नफीसा अब्दुल से बात भी करती है। इसके बाद अब्दुल का भाई अब्दुल से बात करने के लिए अकेले में बुलाता है और ये दोनों ट्रेन की पटरी पर चलते हुए बात करते हैं और सलीम कहता है कि मुझे भी मेरे हिस्से का पैसा चाहिए, पर अब्दुल कहता है कि मैं हूँ तो मुझसे ले लिया कर जितना पैसा चाहिए। पर सलीम कहता है कि तुम मर गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए मुझे मेरे खाते में पैसे चाहिए क्योंकि मैंने भी इस धंधे में काफी मेहनत की है। और इस बात पर दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है और अब्दुल सलीम को मारकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन इसी दौरान उसके पैर में भी चोट आ जाती है। फिर अब्दुल वापस अपनी हवेली पे आता है और वह अपने भाई को जलाने के लिए ये अनाउंस कर देता है कि आज आप मुझसे मिलने आए हैं, इसी खुशी में आप सबको जो जो चाहिए वो मुझसे मांग लीजिए। और वो सबकी डिमांड सुनकर चीजें देने लगता है। यह देखकर सलीम गुस्से में वहां से चला जाता है कि मुझे तो ये कुछ नहीं दे रहा और लोगों में बांट रहा है। इधर अब अगले दिन जब बार में अब्दुल के खास पुलिस वाले पैसा लुटा रहे होते हैं
तभी उन्हें वहाँ जयचंद की टीम आकर पकड़ लेती है और फिर वो उनसे सुलेमान की केस की फाइल मांगते हैं। अब जयचंद की पावर के कारण वो उसे फाइल भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जयचंद हलानी से जाकर पूछताछ करता है कि आपने स्टैम्प पेपर की गाड़ी कैसे पकड़ी और कहाँ पकड़ी, और हलानी भी उन सबका जवाब घुमा फिरा कर देती है। पर जयचंद को अभी भी उसके सवालों के जवाब नहीं मिले थे और वो सीधा जाकर कमिश्नर सूरी से बात करने की सोचता है, पर सूरी उन्हें ये कहकर टाल देता है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप फिर कभी आइएगा। इसके बाद जब ये बात वहाँ धूमल को पता चलती है तो वो जादव पर खूब भड़कता है कि वो लोग इंक्वायरी इतना सीरियसली क्यों कर रहे हैं। तब जादव कहता है कि मैं ये मामला संभालता हूँ। फिर जादव सीधा जयचंद से मिलता है और पूछता है कि इंक्वायरी में क्या क्या मिला। तो वो बताता है कि सर, इस स्कैम में बड़े बड़े नेता शामिल हैं और कई पुलिस वाले भी। फिर लाइन से जयचंद सबके नाम भी बताने लगता है। फिर वो कहता है कि इसमें सारे सबूत हैं और अब मैं इस फाइल को सीधा सीएम को दे आऊंगा। लेकिन जादव ऐसा करने से उसे रोक लेता है कि सीएम सर को मैं खुद दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर बताता है कि अभी मुंबई में 2 ब्लास्ट हुए हैं, जिससे हर तरफ डर का माहौल है। फिर जादव सीधा धूमल के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है घायल लोगों को देखने के लिए, और वहाँ भी ये दोनों यही बात कर रहे थे कि किस किस का नाम उस लिस्ट में शामिल है। तब धूमल कहता है कि मीडिया को कहो अब कुछ दिन यही विस्फोट की न्यूज बार बार चलाए ताकि अब्दुल का मामला शांत हो पाए। इधर अब जयचंद सूर्या से मिलता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका और मुंबई की सरकार उसे कुछ भी करने वाली है, क्योंकि वो कभी तो जेल में रहता है और कभी पुलिस वालों के साथ पार्टी करता है और कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। तब सूर्य कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद हम अब्दुल को देखते हैं जो अपने फ्लैट में पुलिस वालों को पार्टी दे रहा था। तभी माँ सूर्या और जयचंद आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो अब्दुल को एक बस्ती में जाकर छुपा देते हैं, जिसके बाद सूर्या और जयचंद अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनका रास्ता पुलिस वाले रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप अब्दुल को ऐसे ही नहीं ले जा सकते, वरना आप पर इंक्वायरी बैठ जाएगी। और जब पुलिस वाले कार में देखते हैं तो अब्दुल वहाँ होता ही नहीं है और सूर्या कहता है कि आप क्या करोगे, कैसे बताओगे कि अब्दुल तो पुलिस की हिरासत से ही गायब हो गया है। ये सुनकर उस पुलिस वाले की हालत खराब हो जाती है। इधर हम अब्दुल को देखते हैं जिसे सूर्या के साथ ही ट्रेन में बैठाकर अपने साथ कर्नाटका ले जा रहे थे। यहाँ सूर्या और जयचंद सूर्य से मिलते हैं और वो उन पर भड़कने लगता है। तब सूर्या कहता है कि जाओ मीडिया में बता दो कि हमने अब्दुल को दिन दहाड़े उसके घर से उठाया है, लेकिन होना तो उसे जेल में चाहिए था। ये जानकर सूर्य भी कुछ नहीं कर पाता। तब सूर्य उसे 2 शर्त बताता है कि आप पहले तो रावत की टीम यानी अब्दुल के खास आदमियों को सस्पेंड कीजिए और दूसरी आप अब्दुल को कर्नाटका जेल ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि वो वहाँ तो पहुंच ही चुका है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिस पे फोन आता है कि अगर आपको एक मसालेदार न्यूज चाहिए तो पार्क में आकर मिलो, और वहाँ उसे एक बच्चा फाइल देकर वहाँ से चला जाता है। जब वो रिपोर्टर संजय उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसमें अब्दुल के केस की डिटेल्स थी और वो ये लेकर सीधा अपने बॉस को दिखाता है कितने सारे पुलिस वाले अब्दुल से मिले हुए थे। तब संजय कहता है कि मैं इस कमिश्नर सूरी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और उसके साथ ये परमिशन दे देते हैं। अब 2 दिन बाद इंटरव्यू रखवाया जाता है, जहाँ पहले तो संजय बहुत अच्छे सवाल पूछता है और सूरी काफी अच्छे से जवाब भी देता है। तभी संजय सूरी से स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में पूछने लगता है और सूरी कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तब संजय उसे रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि इसमें आपके साथ कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं जो इस स्कैम में अब्दुल के साथ शामिल थे। ये सुनकर सूरी के होश उड़ जाते हैं। फिर संजय कैमरा पे सबको बताता है कि पुलिस वालों ने जानबूझकर इस स्कैम को नहीं रोका और कर्नाटका पुलिस के पास भी अब्दुल के कई सारे सबूत हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया और साथ ही वो कई लोगों के नाम भी ले लेता है। और ये न्यूज सुनने के बाद सब लोगों की हवा टाइट हो जाती है। फिर संसद में भी इस मुद्दे पर बवाल मच जाता है कि जो जिस स्कैम में शामिल थे वो अपनी सीट छोड़ दे। यहाँ अब्दुल के पास कामले आता है और वो बताता है कि अब तुम्हारे लिए मुंबई पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। इसके बाद हम जादव को देखते हैं जो अब्दुल का गोडाउन का एड्रेस सूरी को बताता है ताकि वो वहाँ उसके माल पर छापा मार सके और वो सब अपनी इमेज बचा पाए, और सूरी भी ऐसा ही करता है। फिर वो मीडिया के सामने बयान देता है कि हमने अब कर्नाटका पुलिस के साथ हाथ मिलाया है ताकि हम इस अब्दुल के स्कैम को रोक सकें। जिसके बाद अखबार में छपता है कि पुलिस वालों ने 2000 करोड़ की इलीगल स्टैम्प पेपर को जब्त किया है और इससे पुलिस पर उंगलियां उठनी थोड़ी कम हो जाती हैं। इसके बाद कर्नाटका जेल में अब्दुल के पास जेके और कामले बताते हैं कि जादव अपने ही गोडाउन पर रेड करवा रहा है, पर अब्दुल कहता है कि कोई बात नहीं, हम समय आने पर जादव को भी देख लेंगे। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में दत्ता दादा नाम के सोशलिस्ट इस स्कैम पर पीआई फाइल कर देते हैं ताकि पुलिस तेजी से इस स्कैम को सुलझा पाए। अब यहाँ जब जादव एक कंपटीशन में सूरी के साथ आया हुआ था तब वहाँ सूरी उसे बताता है कि इंक्वायरी में अब वो भी फंस सकता है, और वो कहता है कि मैंने तो इसीलिए रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब मेरा नाम इसमें आया तो मेरे लग जाएंगे। पर जादव कहता है कि तू चिंता मत कर। फिर हम डोमे को देखते हैं जिस पर अब्दुल का फोन आता है और कहता है कि ये दत्ता दादा कौन है जो मेरे लिए पीआई फाइल कर रहा है। तब डोमे कहता है कि तू डर मत, कुछ नहीं होगा, और वो एसआईटी वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर जैसे डोमे फोन रखता है उसके सामने एसआईटी से जयचंद ही बैठा था और वो सीधा डोम्बे को अरेस्ट कर लेता है।
क्योंकि इस पीआईएल के बाद जयचंद की पावर और भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी ताकि वो जल्दी से ये केस निपटा पाए। जिसके बाद जयचंद लाइन से अब्दुल के सारे साथियों को अरेस्ट कर लेता है और यही ऑर्डर कर्नाटका कैबिनेट में भी पहुंच जाता है, जहाँ के कई पुलिस वालों को सूर्या पकड़कर अंदर डाल देता है। इसके बाद कामले अब्दुल को बताता है कि अब तो सारा काम ठप हो चुका है और हमारी कोई सुनने भी वाला नहीं है। तब अब्दुल कहता है कि मुझे पब्लिक के सामने दिखाना पड़ेगा कि इस स्कैम में मैं अकेला नहीं था जिसने क्राइम किया है। इसमें मेरे साथ पुलिस से लेकर सारे नेता शामिल थे, पर अंत में तो मैं ही फंसा। इसके बाद हम 2004 में मुंबई में जादवों को देखते हैं जो चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आ जाते हैं और यहाँ अब्दुल अभी भी जेल में फंसा हुआ था। तब उसके पास उसकी अम्मी का फोन आता है जो उससे कहती है कि एक बार तो मुझसे आकर मिल ले बस, पर अब्दुल तो वहाँ उसके पास जा ही नहीं सकता था। इधर सूर्या और डीजीपी बात करते हैं कि अब्दुल से सच कैसे निकलवाएं, तो डीजीपी कहती है कि नार्को टेस्ट, पर वहाँ खड़ी उनकी जूनियर कहती है कि इसकी परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब तक देश में बस 2 बार ये टेस्ट हुआ है और डीजीपी इसके लिए अप्लाई कर देती है और उन्हें परमिशन भी मिल जाती है। जिसके बाद सूर्या नार्को टेस्ट के फॉर्म को अब्दुल के पास लाता है और कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो तभी हम तुम्हारा ये टेस्ट कर पाएंगे, इससे तुम आराम से सच बोल दोगे। फिर अब्दुल थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर साइन करके टेस्ट के लिए मान जाता है क्योंकि अब्दुल का मानना था कि जिसने मुझे फंसाया है उससे भी तो सबक मिले। अब अगले दिन नार्को टेस्ट शुरू होता है जहां अब्दुल पूछने पर बेहोशी की हालत में बताता है कि मेरे साथ जादव, डुमला और शेख जैसे कई नेता शामिल थे और ये टेस्ट न्यूज पर भी चलाया जा रहा था। जिसके बाद पूरे देश में इसी की चर्चा होने लगती है और जादव, डुमला वगैरह सब अपना नाम चुपचाप सुनते रहते हैं। बाहर कामले भी मीडिया में यही कहता है कि अब्दुल तो बस एक मोहरा है, बाकी प्यादे तो बाहर बैठे हैं। अब समय ऐसे ही बीत जाता है और उन नेताओं का कुछ भी नहीं होता और हमें 2005 का सीन दिखाते हैं जहां अब्दुल की अम्मी अपने बेटे की आस में मर जाती है और उनकी कब्र पर अब्दुल आता है। तब वहाँ अब्दुल का भाई सलीम उससे दोबारा बातों बातों में पैसे मांगता है और अब्दुल उसे मारकर भगा देता है। अब हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ दिल्ली में कैबिनेट के नेता बैठे थे और अब्दुल पर बात कर रहे थे। तब वहाँ के नेता कहते हैं कि इस केस से सूर्य प्रताप और जयचंद को दूर रखना ही होगा वरना हम सब फंस जाएंगे। और उनका पीए कहता है कि सर, अब्दुल के खिलाफ 20 राज्यों में केस दर्ज है, अगर हर राज्य से कई सारी पीआई फाइल होंगी तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा और इसके बाद ये इंक्वायरी सेंट्रल टीम करेगी जिससे जयचंद और सूर्या अब्दुल के केस से दूर हो जाएंगे। और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं और होता भी कुछ ऐसा ही है और ये पूरा मामला कोर्ट सीआईडी को सौंप देती है। अब अब्दुल की कोर्ट में तारीख आती है और अब्दुल कामले से कहता है कि अब मैं कोर्ट में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वहाँ कोर्ट में उसे नफीसा मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारे इस नार्को टेस्ट के बाद अब हमारी बेटी की जान को भी खतरा होने लगा है, कुछ ऐसा करो कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। और फिर वो अब्दुल को सारे गुनाह कबूल करने के लिए कह देती है ताकि वो लोग आराम से जी पाए। इसके बाद अब्दुल कोर्ट में जाता है और जज के सामने यही कहता है कि पूरा स्टैम्प पेपर का स्कैम मैंने ही किया था और जिन लोगों का नाम भी मैंने लिया था वो मैंने झूठ बोला था। जिसके बाद कोर्ट अब्दुल को 13 साल की जेल की सजा दे देती है। इसके बाद जब अब्दुल पुलिस की वैन में बैठा था तब संजय उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आप अब अपनी बात से क्यों फिर गए जो आपने बाकी लोगों के नाम नहीं लिए। तब हमें असली अब्दुल की वीडियो दिखाते हैं जो मीडिया को बताता है कि मेरी बीवी के कहने पर ही मैंने सारे गुनाह खुद पर लिए हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 2017 का सीन दिखाते हैं जब अब्दुल जेल में ही बैठा बैठा मर जाता है और फिर इसको कई सारे लोग आखिरी अलविदा देने आते हैं। फिर हम नफीसा और अब्दुल की बेटी को देखते हैं जिसे कामले अब्दुल के सारे पैसे और प्रॉपर्टी की डिटेल देता है, पर नफीसा उसे लेने से ही मना कर देती है और फिर वो सारी प्रॉपर्टी कोर्ट में जाकर जमा कर देती है ये कहकर कि ये सारा पैसा स्कैम का था। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको आर्या सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट में आर्या सीजन 1 जरूर लिखिएगा। बाकी एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज देखने के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए।